एक आवाज़ थी जो कभी चिल्लाई नहीं, लेकिन हर दिल तक पहुँचे। एक व्यक्तित्व जो कभी कुर्सी के लिए नहीं, हमेशा देश के लिए जिया। आज हम उसी आवाज़ को याद कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर सवाल यह है, क्या हम उन्हें वैसे ही समझ पाए जैसे वे थे, या उनका सन्नाटा हमेशा एक राज बन के रह गया। इस वीडियो में हम एक ऐसे लीडर की कहानी जानेंगे जो नारा लगाने वाले नेताओं के दौर में अपनी शांत क्रांति से देश को बदल के चला गया। 1940 के दशक में अनडिवाइडेड इंडिया का एक छोटा सा गांव गया है। पेड़ों के नीचे खेलते बच्चे, खेतों में मेहनत करते किसान, और एक ऐसे ही परिवार की कहानी जो सिंपल से ज़िंदगी जीता था। इसी गांव में 26 सितंबर 1932 को एक लड़का पैदा हुआ। नाम था मनमोहन, एक आम किसान का बेटा जिसके सपने उस गांव की सीमाओं से कहीं आगे थे। मनमोहन के पिता एक आम किसान थे और उनकी मां का सपना था कि उनका बेटा एक दिन कुछ बड़ा करे। लेकिन 1947 के पार्टीशन ने इस फैमिली के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ा कर दी। पार्टीशन के समय मनमोहन सिर्फ 15 साल के थे। देश का बनता बिगड़ता नक्शा देख, बारूद की धुआंओं से भरा आसमान और लोगों के चेहरे पर डर का आलम, उन्होंने ये सब देखा। पार्टीशन के बाद मनमोहन और उनका परिवार भारत के पंजाब में आके बसा। एक नए शहर में एक नए सपने लेकर वो बढ़े। लेकिन जो बात उनको अलग बनाती थी वो था उनका पढ़ाई के प्रति जुनून। एक गरीब सिख फैमिली के लड़के के लिए एजुकेशन एक ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत थी। पंजाब यूनिवर्सिटी के क्लासरूम और लाइब्रेरी मनमोहन सिंह के लिए एक मंदिर जैसे थे। वहाँ उन्होंने सपना देखा, अर्थशास्त्र के जरिए देश की किस्मत बदलने का। एक शांत फोकस स्टूडेंट जो छोटी छोटी बातों में अपने काम में घुसा रहता था। उनके दोस्तों ने उन्हें एक नाम दिया था, साइलेंट जीनियस। कोई डिबेट नहीं करता, कोई लाउडनेस नहीं, सिर्फ अपने काम और ज्ञान से अपनी बात रखता। एक बार उनके प्रोफेसर ने कहा था, मनमोहन, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा गहरा है। ये बात एक दिन दुनिया समझने वाली थी। पार्टीशन के बाद जो लड़का रिफ्यूजी कैंप के आसपास पढ़ाई करता था, वही लड़का कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जाने के लिए चुना गया। ये सिर्फ उनकी ब्रिलियंस की जीत नहीं थी, बल्कि उनके सपनों की एक नई शुरुआत थी। कैम्ब्रिज में उन्होंने इकोनॉमिक्स का मैदान समझा और सीखा कि कैसे अर्थव्यवस्था एक देश की जान होती है। वहाँ उनका फोकस था ट्रेड एंड ग्रोथ, जो बाद में भारत के लिए इकोनॉमिक्स रिफॉर्म का बेस बनने वाली थी। उनके पढ़ाई के दौरान एक और काम हुआ जो उन्हें दुनिया भर में फेमस बनाने वाला था। उन्होंने एडम स्मिथ प्राइज जीता। ये प्राइज इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए दुनिया भर का सबसे बड़ा सम्मान है। ये वो मोमेंट था जब दुनिया उनका नाम सुन रही थी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के सफ़र ने मनमोहन सिंह को दुनिया का एक ग्लोबल सिटीजन बनाया, पर उनका सपना अब भी वही था, भारत की सेवा करना। एक बार उन्होंने कहा था, मैं दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, लेकिन मेरा दिल हमेशा अपने देश के लिए धड़कता है। हालांकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का सफ़र इतना आसान नहीं था। एक सिख माइग्रेंट के रूप में उन्हें अपने आइडेंटिटी के साथ कई बार स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। एक सिख माइग्रेंट के संघर्ष और एक स्कॉलर की ब्रिलियंस ने एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया जो भारत के इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा बनने वाला था। ऑक्सफोर्ड से अपने देश वापस लौटकर मनमोहन सिंह के पास दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स का ज्ञान था, लेकिन उनका सपना एक ही था, भारत के लिए कुछ करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्लानिंग कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उन्होंने एक नई अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनानी शुरू की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में उन्होंने भारत की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को सुधारने की शुरुआत की। वहाँ उनका फोकस था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये वही समय था जब भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपना रहा था, लेकिन चैलेंजेस हर तरफ से थे। मनमोहन सिंह का ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। 1980 के दशक में उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया। वहाँ उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर समझा, लेकिन उनका मन हमेशा अपने देश के लिए ही लगा। 1980 के समय भारत एक विकासशीलता की दशा में था, लेकिन आर्थिक संकट के साये में बढ़ते जा रहा था। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप बढ़ रहा था और गवर्नमेंट की खर्च करने की कैपेसिटी लिमिटेड थी। ये वो समय था जब एक विजनरी पर्सन की जरूरत थी जो एक नई दिशा दे सके। मनमोहन सिंह एक बार प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में बोले, एक देश की ग्रोथ उसकी GDP से नहीं, उसकी पॉलिसी की सूझबूझ से होती है। ये उनका अनशेकेबल बिलीफ ही था जो आगे चलकर देश को बचाने वाला था। ईयर 1991 एक ऐसा साल था जब भारत की अर्थव्यवस्था गिरने के कगार पे थी। ऐसे समय में जब हर तरफ संकट के बादल थे, एक मनुष्य अपने सपने और विजन के जरिए देश के लिए रोशनी बनकर आया। ये था फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों की कहानी लिखी। 1991 तक भारत एक डीप क्राइसिस में था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व था। मतलब अगर कुछ दिन और ऐसे ही चलता तो भारत के पास इंपोर्ट्स करने के लिए भी पैसे नहीं बचते। इकोनॉमी चलाना तो दूर, लोगों के लिए राशन लाना तक इम्पॉसिबल हो जाता।
भारत को अपने गोल्ड रिजर्व्स तक गिरवी रखने पड़े थे। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, एक मान सम्मान का सवाल बन गया था। भारत का ग्लोबल इमेज गिर रहा था और देश के अंदर नई सोच की ज़रूरत थी। ये समय था जब मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें एक सिंपल डायरेक्टिव दिया, भारत को बचाना है। उन्होंने इस डायरेक्टिव को सिर्फ एक ऑर्डर के रूप में नहीं, एक मिशन के रूप में लिया। मनमोहन सिंह ने एक बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने कहा, ये क्राइसिस एक मौका है, एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत का, पर इसके लिए उन्हें एक हिस्टोरिक बजट पेश करना था। 24 जुलाई 1991 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया जो सिर्फ एक नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि एक पूरा विजन था। ये बजट एक नई सोच लेकर आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये रिफॉर्म सिर्फ फाइनेंशियल चेंजेस नहीं थे, ये रिफॉर्म्स ने भारत के सोचने का तरीका बदला। जहाँ पहले भारत एक क्लोज्ड मार्केट था, वहाँ अब दुनिया भारत को एक कॉम्पिटिटिव और वाइब्रेंट मार्केट के रूप में देख रही थी। कॉल सेंटर्स, IT हब्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर यहीं से शुरू हुआ। पर ऐसे बोल्ड कदम बिना चैलेंजेस के नहीं आते। मनमोहन सिंह के रिफॉर्म्स पर कई सवाल उठाए गए। अपोजिशन ने कहा कि ये पॉलिसीज़ देसी बिजनेसेस और गरीब लोगों के लिए नुकसान का कारण बनेगी, लेकिन उन्होंने अपने विज़न को आगे रखा और कहा, रिस्क लेना पड़ता है अगर नए रास्ते बनाने हैं। ये उनकी विज़न की ताकत थी कि वो हमेशा क्रिटिसिज्म के सामने अपने काम पर ध्यान देते थे। 1991 के रिफॉर्म सिर्फ उस समय के लिए नहीं, बल्कि आज के भारत के लिए भी एक वरदान बनी। आज भारत का IT सेक्टर, स्टार्टअप का इकोसिस्टम और ग्लोबल पार्टनरशिप, ये सब मनमोहन सिंह के रिफॉर्म्स का ही परिणाम है। जोमेटो, ओला, इन्फोसिस, TCS और न जाने कितने नाम, ये सब उनकी विज़न का ही प्रूफ है। ये रिफॉर्म्स ने सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। एक देश जो सिर्फ पहले डिपेंडेंसी के शैडो में जीता था, अब एक सुपर पावर बनने का सपना देख रहा था। 2004 का चुनाव कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया, लेकिन इस चुनाव के एक फैसले ने पूरे देश को सरप्राइज कर दिया। सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की चीफ थी, उन्होंने PM बनने से मना कर दिया। तब एक नाम सामने आया जो शब्दों से ज़्यादा अपने काम के लिए जाना जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये एक ऐसी घड़ी थी जो भारतीय राजनीति में नई लिखी जा रही थी। एक इंसान जिसके पास न तो राजनीति की गति थी और ना ही वोट बैंक की पावर, फिर भी वो देश के PM के रूप में सामने आया। डॉक्टर सिंह को एक्सीडेंटल PM कहा गया, लेकिन जो काम उन्होंने किया उसने दिखाया कि एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक विज़न था। उनके लीडरशिप का स्टाइल बिल्कुल अलग था। उन्होंने कभी नारे नहीं लगाए, कभी पॉलिटिक्स के मुद्दों को अपने काम के रास्ते में आने नहीं दिया। वो हमेशा एक शांत और फोकस्ड लीडर के रूप में सामने आया। एक बार उन्होंने कहा था, माई जॉब इज़ नॉट टू टॉक, माई जॉब इज़ टू वर्क। एक समय था जब देश लाउड नेता की तरफ देख रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह की लीडरशिप ने दिखाया कि शब्दों की आवाज़ से ज़्यादा काम की ताकत होती है। मनमोहन सिंह के 10 साल के टेन्योर ने भारत के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जो आज भी देश के डेवलपमेंट के लिए पिलर्स बने हुए हैं। 2005 में लॉन्च हुआ मनरेगा देश के गांव के लोगों के लिए एक लाइफलाइन साबित हुआ। ये एक लॉ था जो रूरल इंडिया के मजदूरों को गारंटीड रोजी रोटी देता था। सोचिए एक ऐसे समय में जब गांव के लोगों के पास काम नहीं था, ये स्कीम उनके लिए एक आस बनकर आई। ये मनमोहन सिंह की थॉट प्रोसेस को दिखाता है। उनका फोकस सिर्फ इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना नहीं, बल्कि हर भारतीय की ज़िंदगी में सुधार लाना था। 2005 में एक और हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आम लोग गवर्नमेंट से सीधा सवाल पूछ सकते थे। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बोल्ड और रिवोल्यूशनरी कदम था। मनमोहन सिंह के टेन्योर का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था इंडो-US न्यूक्लियर डील। ये डील सिर्फ एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप नहीं था, ये भारत की एनर्जी फ्यूचर के लिए एक नई दिशा थी। लेकिन इस डील के लिए उन्हें अपनी ही पार्टी की अपोजिशन का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने कहा था, आई एम विलिंग टू टेक रिस्क एवरीथिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। 2008 में जब पूरा विश्व एक फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में फंसा हुआ था, भारत ने अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखी। ये उनकी लीडरशिप का ही एक सबूत था। मनमोहन सिंह का विज़न एक ऐसा भारत बनाना था जो सिर्फ फाइनेंशियल पावर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर हो। उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और एनर्जी सेक्टर को स्ट्रेंथन किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत के आम आदमी के सपनों को ज़मीन पर लाने का काम किया। मनमोहन सिंह का लीडरशिप एक मिसाल है कि असली लीडर वो नहीं जो चिल्ला कर अपनी बात मनाए, बल्कि वो जो अपने काम से देश का नक्शा बदले। एक ऐसे समय में जब नेता अपनी पावर को दिखाते हैं, मनमोहन सिंह ने अपने साइलेंस और विजन से देश की कहानी लिखी। उनके 10 साल का टेन्योर एक ऐसे PM का था जो एक्सीडेंटल जरूर लगा था, लेकिन उनका हर कदम भारत के लिए एक डेलिब्रेट सक्सेस था। लीडरशिप का सफ़र कभी आसान नहीं होता, और मनमोहन सिंह के 10 साल के टेन्योर ने इस बात को साबित किया। एक ऐसे समय जब भारत ने विकास की रफ्तार पकड़ ली थी, उनकी सरकार को कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स का सामना करना पड़ा। 2008 में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम भारत की राजनीति में एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन के उभरा।
इस स्कैंडल में एलिगेशंस था कि टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंसेस अनफेयरली एलोकेट किए गए थे, जिसका रिजल्ट था 1.76 लाख करोड़ का फाइनेंशियल लॉस, एक नंबर जो हेडलाइंस बन गया था। अपोजिशन ने कहा था कि ये स्कैम मनमोहन सिंह की सरकार की इनकॉम्पिटेंस का प्रूफ है। उन पर वीक पीएम होने का इल्ज़ाम लगा। उनका साइलेंस उनके क्रिटिक्स के लिए एक वीकनेस लगता था, लेकिन मनमोहन सिंह के लिए ये एक स्ट्रेंथ थी। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया, न कि झगड़े पर। 2G कंट्रोवर्सी के बाद कोलगेट स्कैम ने यूपी गवर्नमेंट के टेन्योर को कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये एलिगेशन थी कि कोल ब्लॉक्स एलोकेशंस अनफेयरली किए गए और देश को 1.86 लाख करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। अपोजिशन ने मनमोहन सिंह को पर्सनली टारगेट किया क्योंकि वो उस समय कोल मिनिस्ट्री भी हैंडल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है कि उनका काम हमेशा देश के हित में था। क्रिटिक्स का कहना था कि वो स्कैम्स को रोक नहीं पाए, और सपोर्टर्स का कहना था कि उन्होंने सिस्टम्स के फ्लॉज के बावजूद देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे क्रिटिसाइज़ करने वाले मीडिया और अपोजिशन एक दिन समझेंगे कि मैंने जो किया वो देश के लिए सबसे ज़रूरी था। ये बात इतिहास ने साबित भी की। ये कंट्रोवर्सीज मनमोहन सिंह के नाम को ओवरशैडो करने लगी। 2014 के इलेक्शन में यूपीए की सरकार को इसी पब्लिक परसेप्शन का नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को डिफीट करके गवर्नमेंट फॉर्म की। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक व्यक्ति जो अपने काम से अपने शब्दों को हरा दिया करते थे, एक लीडर जो नारा लगाने से ज़्यादा अपने सपने पे बिलीव करते थे। मनमोहन सिंह ने अपने शांति से एक ऐसी लीडरशिप दिखाई जो न तो सिर्फ अलग थी बल्कि भारत के इतिहास में एक अमर छाप छोड़ गई। पर सवाल ये है कि हम उनके सन्नाटे का मतलब समझ पाए जब राजनीति में शोर और नारे लगाने वाले नेता छाए हुए। मनमोहन सिंह ने अपने काम और अपने शांत स्वभाव से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो कभी अपनी क्रिटिक्स को जवाब देने के लिए बहस में नहीं घुसा करते, क्योंकि उनका बिलीफ था काम बोलता है शब्दों से ज़्यादा तेज। 2008 में जब अपोजिशन उन्हें वीक पीएम कहती थी, उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया था, स्ट्रेंथ इज़ नॉट अबाउट स्पीकिंग लाउडली, इट इज़ अबाउट डिलीवरिंग रिजल्ट्स। ये उनकी सोच का सबसे बड़ा सबूत था। मनमोहन सिंह की जिंदगी उनकी सिंप्लिसिटी का एक जीवंत उदाहरण थी। एक प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने पोजीशन को अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चलाया। एक बार उन्होंने कहा था, आई एम अ सर्वेंट ऑफ माई नेशन, नथिंग मोर नथिंग लेस। उनकी सिंप्लिसिटी का एक और उदाहरण था उनका फोकस ऑन नॉलेज एंड लर्निंग। जब कई लीडर्स अपनी पोजीशन दिखाने के लिए अलग अलग स्टाइल अडॉप्ट करते थे, मनमोहन सिंह हमेशा एक हम्बल स्कॉलर की तरह दिखते थे। उनकी सबसे बड़ी लेगेसी थी एक ऐसा भारत जो शोर के बीच में काम की पहचान बनाता चला गया। मनमोहन सिंह के रिफॉर्म्स और स्कीम्स का प्रभाव हर जगह महसूस होता है, आईटी इंडस्ट्री से लेकर गांव के मजदूर तक। उन्होंने हमेशा आम भारतीय की आवाज़ सुनने की कोशिश की, चाहे वो मजदूर हो या एक स्टूडेंट। आरटीआई एक्ट, मनरेगा और एजुकेशन रिफॉर्म्स के जरिए उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि उनकी प्रायोरिटी वो लोग थे जो अक्सर राजनीति के शोर में खो जाते हैं। मनमोहन सिंह का विजन सिर्फ भारत के अंदर तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने भारत को दुनिया के स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में प्रेजेंट किया। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी लीडरशिप एक नई पहचान बन गई थी। इंडिया इज़ नॉट जस्ट ए कंट्री, इट इज़ एन आइडिया दैट इंस्पायर्स द वर्ल्ड। और ये उनकी विज़न थी जो आज भी भारत के ग्लोबल इमेज का फाउंडेशन बनी है। मनमोहन सिंह का सन्नाटा उनकी लीडरशिप की असली ताकत थी। वो एक मिसाल था कि लीडरशिप लाउड नहीं, फोकस्ड एंड क्लियर होनी चाहिए। उनका हर डिसीजन ये दिखाता है कि कैसे एक काम और कंपोज्ड माइंड मुश्किल समय में भी देश की दिशा बदल सकता है। मनमोहन सिंह सिर्फ एक पीएम नहीं, एक टीचर की तरह उनका जीवन और लीडरशिप हमेशा नए लीडर्स और स्टूडेंट के लिए एक लेसन की तरह बनकर रहेगा। एक लेसन कि सिंप्लिसिटी, विजन और शांति हमेशा काम आती है। मनमोहन सिंह का सन्नाटा एक मिसाल थी कि असली पावर वो है जो दिखाई नहीं बल्कि महसूस होती है। उनका जीवन एक कहानी है जो हमेशा हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बन के रहेगी। आज जब हम उनकी लेगेसी को याद करते हैं, हमें समझना होगा कि असली नेता वो नहीं जो शोर करता है, बल्कि वो है जो सन्नाटे में भी देश के लिए एक नई राह बनाता चला जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।